हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। बच्चों हम बात कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो सॉल्ट टॉपिक है उसके में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है बच्चों। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगर हमसे सिंपल भाषा में ये कहें कि सॉल्ट क्या होता है, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड, सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड भी कह सकते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एन एसिड विद बेस। एंड एसिड विद बेस अगर हम कर दें तो हमें सॉल्ट मिल जाता है। जैसे HCl एक्वस को आप रिएक्ट कराएंगे NaOH बेस एक्वस के साथ तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट NaCl प्लस H2O। फिर NaCl इज अ सॉल्ट। तो NaCl क्या है? सॉल्ट है। लेकिन बच्चों सॉल्ट को और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो सॉल्ट क्या है? एक ऐसी चीज जो प्रिपेयर करी जा सकती है, किसकी मदद से? एसिड की मदद से और बेस की मदद से। सॉल्ट असल में और कैसे डिफाइन हो सकते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं बच्चों। देखिए, जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं तो कई बार दिमाग में एक ही चीज आती है, सॉल्ट का मतलब NaCl। पर ऐसा नहीं है। मैंने भी एग्जांपल NaCl लिया, पर ऐसा नहीं है। NaCl एक सॉल्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन NaCl एक सॉल्ट है। इससे ज़्यादा भी सॉल्ट हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन बी लाइक अ सॉल्ट। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके सॉल्ट हो सकते हैं। NaCl, Na2SO4, ये वो बहुत सारे सॉल्ट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सामने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे NaMnO7, ZnSO4, K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है, NiCl4, CuSO4, COSO4। तो अलग अलग तरह के सॉल्ट, ये सब सॉल्ट्स हैं। सिर्फ NaCl ही सॉल्ट नहीं है, सिर्फ Na2SO4 ही सॉल्ट नहीं है, सिर्फ KCl ही सॉल्ट नहीं है, कुछ भी सॉल्ट हो सकता है। तो सर हम NaCl को सॉल्ट क्यों बोलते हैं? हाँ, कुछ भी सॉल्ट हो सकता है। सर हम NaCl को सॉल्ट क्यों बोलते हैं? असल में NaCl का नाम सॉल्ट नहीं है बच्चों, NaCl का नाम है कॉमन सॉल्ट। क्या नाम है? कॉमन सॉल्ट। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये है कि हमने कॉमन वर्ड तो हटा दिया और सिर्फ सॉल्ट वर्ड रख दिया। तो कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आम तौर पे मिलता है, आपको हर जगह मिल जाता है। NaCl कहाँ मिलता है जी? NaCl आपको टेबल पे, जैसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं कि खाने की टेबल पे मिलता है, हम खाने में यूज़ करते हैं, हम लोग इसे बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट पड़ गया। लेकिन सॉल्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर सॉल्ट को टेक्निकली समझना चाहते हो तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर कम से कम एक कैटायन और कम से कम एक एनायन होता है, कम से कम एक कैटायन और साथ में क्या कह रहा हूं मैं, कम से कम एक एनायन होता है, उन दोनों को मिलकर बनता है सॉल्ट। कैटायन जनरली मेटेलिक होता है और एनायन जनरली नॉन मेटेलिक होता है। तो कभी कभार लोग क्या करते हैं, कभी कभार लोग ये कह देते हैं कि सॉल्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक आयंस। जैसे कि कॉमन सॉल्ट की बात करें तो Na प्लस Cl माइनस। कोई और सॉल्ट की बात करें जैसे Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, इसने बनाया NaCl, इसने बनाया CuSO4। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट है। तो सॉल्ट के अंदर कैटायन होते हैं, सॉल्ट के अंदर एनायन होते हैं। सॉल्ट के अंदर एक कैटायन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कैटायन भी हो सकते हैं। सॉल्ट के अंदर एक एनायन हो सकता है, एक से ज़्यादा एनायन। सर ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैटायन हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि NaHCO3। अब इसमें क्या है? Na प्लस भी है, H प्लस भी है और CO3 2 माइनस है, यानी कि दो अलग अलग कैटायन आ गए। जैसे कि MgClBr, इसमें Mg2 प्लस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, दो तरह के एनायन आ गए। तो दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कैटायन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा एनायन हो सकते हैं। जनरली दोनों कम से कम एक होने जरूरी है, यानी कि एक कैटायन एक एनायन आपस में मिक्स करता है एसिड बेस को छोड़कर, तो बाकी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो अ सॉल्ट इज समथिंग व्हिच कंटेन कैटायंस एंड एनायंस। जनरली सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है? सॉल्ट इज अ जनरल नेम फॉर दोज थिंग्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स स्टडी हाउ टू क्लासीफाई द सॉल्ट। सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई करा जाए कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी में आता है, कैसे आता है।
उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का रिश्तेदार, सॉल्ट की फैमिली, सॉल्ट का ख़ानदान क्या होता है। इसको समझाने के लिए आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, पर पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर या तो एक ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स जिनके अंदर या तो एक कैटायन या फिर एक एनायन कॉमन होता है, उनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या मतलब है इसका समझते हैं बच्चों। इसके एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। कभी ज़िंदगी में खाना खाया ही होगा, ऑफ कोर्स सर कैसी बात कर रहे हो, बाहर खाना खाया घर से बाहर, हाँ कोरोना में तो नहीं खाया होगा लेकिन वैसे तो जाते रहते होंगे, आउटिंग करते होंगे। अच्छा, आउटिंग में बाहर खाना खाने में हम क्या करते हैं, कभी कभार तो हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, कभी कभार जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ढाबा टाइप जो होते हैं, जो हाईवेज पर होते हैं, तो उन पे खाने का मजा भी अलग ही होता है ना। वहाँ कभी खाना खाया किसी ने ढाबे पे? बिल्कुल खाया। अब ढाबों पे खास बात क्या होती है, ढाबों पे जो डिशेज होती हैं वो उसका मेनू कार्ड नहीं होता कई बार, तो वेटर खुद आके बताता है क्या क्या सब्जी है। वो जैसे आप पूछो हाँ भाई क्या क्या खाने में, तो हमने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, वो खुद आके बताता है। जैसे सर आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू मटर, आलू पनीर, आलू बंदा, आलू 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 ऐसे करके बोलता रहता है ना, बोलते थे पनीर पसंद है, पनीर मटर पनीर, शाही शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कौन पनीर, ये पनीर वो पनीर वो पनीर। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक ही डिश के साथ दूसरी डिश जोड़ते चले जाते हैं। आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पनीर, वट एवर एक्सवाइजेड, पनीर मटर, पनीर पालक, पनीर ये, पनीर वो, पनीर वो। तो ये क्या हुआ, एक सब्जियों की फैमिली हो गई, आलू की सब्जियों की फैमिली, पनीर की सब्जियों की फैमिली, इस तरीके से। ठीक है ना। यमी वमी मत करो, फिलहाल यहाँ पे कुकरी शो नहीं चल रहा है। तरला दलाल का नाम सुना है या सिर्फ संजीव कपूर का ही नाम सुना है? संजीव कपूर को जानते हो? जानते हो उसके नाना जी कहाँ रहते थे? He's one of the very popular chef. उनके नाना जी मेरठ के हैं। His नानका is from मेरठ, तो you should be proud of yourself। और उनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है येलो चिली के नाम से। तो येलो चिली जो है वो मंगल पांडे नगर के पास, यूनिवर्सिटी के पास है, कभी जाना, अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वो मेरठ में ही है। एनीहाउ, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करें, अब जैसे मान लो मैंने कहा आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू बैंगन, समझ रहे हो? NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3, Na2SO4, कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर, अब इनके अंदर क्या कॉमन है, अब इनके अंदर कॉमन है Na, तो ये किसकी फैमिली हो गई, ये सोडियम के सॉल्ट्स की फैमिली हो गई। सो हम क्या बोलेंगे, दीज आर द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। ऐसे ही मान लीजिए हमने क्या करा, हाँ एग्जांपल बढ़िया, ऐसे ही मान लीजिए हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया NaCl, KCl, RVCl, AgCl, AuCl2, MgCl2, CaCl2, ये किसकी फैमिली हो गई, क्लोरीन की। तो ये यहाँ पर कॉमन एनायन है, इधर कॉमन कैटायन है, तो कोई कैटायन की फैमिली, कोई एनायन की फैमिली। अब एक कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन क्या होगा, सर NaCl सोडियम की फैमिली में आएगा या NaCl क्लोराइड की फैमिली में आएगा? किस फैमिली में आएगा, सोडियम की फैमिली में या क्लोराइड की फैमिली में? दोनों में आएगा। जैसे तुम अपने पापा यानी कि पैटर्नल फैमिली में भी आते हो और अपनी मदर यानी कि नानका फैमिली, जैसे मैंने भी कहा ना संजीव कपूर, तो अपने मैटरनल फैमिली में भी आते हो, तो दोनों फैमिली में आते हैं। ऐसे ही ये बेचारा भी किस में आएगा, ऐसी अगर एक सॉल्ट दो जगह आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी दोनों फैमिली में आएगा। सो दीज आर नोन एज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब बच्चों इसके बाद ये तो हो गई एक बहुत छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि हम सॉल्ट्स को और किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो अब आता है कि सॉल्ट्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। बच्चों हम सॉल्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं उसके पीएच के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? पीएच। पीएच हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, हाँ बिल्कुल आपको लिखना है बच्चे ये, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब बच्चों सॉल्ट को जैसे मैंने बताया क्लासीफाई करने का एक और बहुत ही बढ़िया तरीका और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है, वो क्या है, वो है पीएच के बेसिस पर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम क्या करें, हाँ जी Na2O भी सॉल्ट होता है बेटा। इसका मतलब ये है कि बच्चे मान लीजिए आपने क्या करा, एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने पानी लिया और उस पानी में आपने क्या करा, कोई सॉल्ट घोल दिया।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसमें सॉल्ट घोल दिया, लेट्स से ओके CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक, अब क्योंकि तुम्हें तो दिमाग में ये लगता है कि सॉल्ट, जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया सर सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, शुभांगी ने मुझे बोला सर सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, शायद गौरी ने भी ये बोला था कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एम आई राइट, है ना, मैं करेक्ट? तो हो भी सकता है और नहीं भी बोला, चलो कोई बात नहीं, पर कुछ बच्चों ने बोला कि सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या कि भैया सॉल्ट ये वाला जो मैंने डिजोल्व करा, क्या ये न्यूट्रल होगा या नहीं होगा? जब हमने सोडियम एसीटेट को पानी में घोला तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, और अगर न्यूट्रल होगा तो इसका पीएच कितना आना चाहिए? इसका पीएच आना चाहिए 7 के बराबर, है ना। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, इसका पीएच जो आता है वो 7 से भी ज़्यादा आ जाता है, इसका पीएच 7 से भी ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये सॉल्ट का पीएच कौन सी कैटेगरी में आ गया? एसिड में, न्यूट्रल में या बेस में? इसका पीएच आ गया बच्चों बेस की कैटेगरी में, एंड दैट इज़ व्हाई दिस सॉल्ट इज़ नोन एज बेसिक सॉल्ट। तो सॉल्ट का पीएच कैसा होगा उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं सॉल्ट कैन बी एसिडिक, सॉल्ट कैन बी एसिडिक, salt can be basic, and even salt can be neutral. So salts on the basis of the pH can be of 3 type. Salts on the basis of pH can be of 3 type, that is acidic salt, basic salt और neutral salt. Acidic salts वो होंगे जिनका pH 7 से कम होगा, बेसिक सॉल्ट्स वो होंगे जिनका pH 7 से ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट वो होंगे जिनका pH 7 के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्ट्स को हम बोलते हैं क्या, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इसको आगे फर्दर समझने के लिए पहले हमें 2 बातें समझनी। एक हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कराऊंगा, और दूसरी बात में दोबारा आज आपको नई बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब कभी एसिड किसी बेस से मिलता है तो जो रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या था? अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज निकल रही है तो हम ऐसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते थे। तो हमने कहा था ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट तो निकल ही रही है, साथ साथ एसिड बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बार एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर ही दे। हो सकता है कभी कभार एसिड बेचारा कमज़ोर हो जाए, या हो सकता है बेस कभी बेचारा कमज़ोर हो जाए। अगर दोनों में से कोई एक भी कमज़ोर हो गया तो दूसरा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हमेशा एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे कंप्लीट? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो। आई होप आपको ये बात समझ में आती है, बोलिएगा। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, चलेगा आगे समझते हैं। तो क्या सॉल्ट और वाटर मिलकर कोई रिएक्शन करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, और ये बनाएंगे एसिड प्लस बेस। नाउ दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द अबव रिएक्शन। इसीलिए मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो रिवर्सिबल। तो कभी कभार इस रिएक्शन को आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि दिस रिएक्शन कैन गो फॉरवर्ड एंड दिस रिएक्शन कैन आल्सो गो बैकवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। हालांकि इसको एक जगह रोकने का तरीका होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बात की बात है, लेकिन ये आगे पीछे जा सकती है। अब जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं जब सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो एसिड बेस बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये क्या हुआ, इसको समझते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? आइए अब शब्द समझते हैं। अगला हमारे पास क्या, हाइड्रोलिसिस। बच्चों हाइड्रोलिसिस में 2 शब्द आ रहे हैं। पहले बात करते हैं लाइसिस के बारे में। हम इस शब्द को एक बार पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। से यस और नो बोलना जी, बिल्कुल।
तो लाइसिस का मतलब क्या बताया था मैंने वहाँ पर मैंने आपको लाइसिस का मतलब बताया था टू ब्रेक या ब्रोकन डाउन, ठीक है ना, टू ब्रेक या ब्रोकन डाउन, ठीक है, टूटना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, डिकम्पोज करना। हमने 3 तरीके से डिकम्पोज किया था, फोटोलाइसिस लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और हीट की प्रेजेंस में तोड़ा था तो क्या बोला था, क्या बोला था गौरी, थर्मोलाइसिस। बिल्कुल सही बात है अर्चित, हमने बोला था थर्मोलाइसिस, यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थर्मोलाइसिस। तो जब भी लाइसिस आया तो हमने क्या करा, तोड़ा। आज हमने लाइसिस के आगे लगाया एक और वर्ड, दैट इज हाइड्रो। नाउ व्हाट इज हाइड्रो, हाइड्रो इज वाटर। तो अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, किसकी मदद से, वाटर की मदद से, देन इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगर हम यहाँ पर कहें कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज द ब्रेकडाउन ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है जी, आगे बात समझ में। डेफिनेशन क्या हुई, टू या व्हेन salt is mixed in water, it gives acid and base. Such reactions are called salt hydrolysis. अच्छा, अब ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई किसके, ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई न्यूट्रलाइजेशन की। तो हम क्या लिख सकते हैं, this is just the reverse of, या salt hydrolysis is just the reverse of neutralization reaction, just the reverse of neutralization reaction, है ना, उसका जस्ट रिवर्स हो गई न्यूट्रलाइजेशन का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दिस इज एंडोथर्मिक। मजे की बात है, देखो आपको कितनी सारी बातें याद हो रही हैं एक साथ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो कि बिल्कुल रिवर्स है किसका, जो कि बिल्कुल रिवर्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हमने बात करी, तो इस रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, देखेंगे सॉल्ट। अच्छा एक बात और, अच्छा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है, एसिड और बेस बन रहा है, तो क्या सर अगर हम नमक को पानी में डालें, ध्यान से सुनना, अगर हम नमक को पानी में डालें, NaCl को H2O में डालें, तो हमें 2 एसिड मिल जाने चाहिए, सॉरी 2 चीज़ें मिल जानी चाहिए। कौन कौन सी 2 चीज़ें सर, एक तो हमें HCl मिल जाना चाहिए जो कि बहुत अच्छा एसिड है, और एक हमें बेस मिल जाना चाहिए जो बहुत अच्छा बेस है। क्यों, एम आई राइट और नॉट, तो हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि pH तो 7 आ रहा है कोई बात नहीं, पर हमें एसिड और बेस तो मिलेगा ना, तो आपको एसिड और बेस मिल जाएगा इससे, फिर तो आप इसको नमक वाले पानी को पियोगे तो आपकी बॉडी में एसिड भी जा रहा है, बेस भी जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होता है, बेसिकली दिक्कत नहीं होती है, एक तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दूसरा ये रिएक्शन जैसे कि मैंने कहा रिवर्सिबल होती है, आपके कहने से ये एक तरफ नहीं जाएगी, ये तो हमेशा आगे पीछे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन वापस अपने आप चेंज हो जाती है, अनलेस अनटिल आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहे हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज ना कर रहे हो, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं, ली चार्टलियर, ठीक है ना, थोड़ा नाम अजीब सा है, गंदा सा लगता है, लेकिन सच में ये नाम है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो उन्होंने कहा था कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर आप बाहर से उसको चेंज करोगे तो फिर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगी। ठीक है जी, तो ये कहलाता है क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा सॉल्ट बेसिक है। लेकिन इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वही लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लंबा होने वाला है, तो उसको वहीं पर शुरू करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।